तो जैसे कि हम लोग 21 बैच का जो पेपर हल कर रहे थे सप्ली वाला, तो उसका पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो हो गया था, ठीक है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू देखे थे। तो इसका सेकंड पार्ट का वीडियो आज हम लोग लेकर के आए हैं, तो जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि एसएक्यू और एलएक्यू को कैसे हल करते हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नंबर वाला जो है। इसमें पूछ रहा है कि सिद्धांत की परिभाषा एवं भेद, ठीक है। तो इसमें पहले सिद्धांत की आपको परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में भेद लिखने हैं कि कितने भेद होते हैं, उसके बाद जो है भेद को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसकी जो सिद्धांत की परिभाषा है आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इसको श्लोक जो याद रहेगा, अगर श्लोक याद है तो आपको श्लोक लिख सकते हैं, जैसे कि सिद्धांतो नाम सा यह परीक्षक बहुर्विधम परीक्ष हेतुभिश्च साधित्वा स्थापिते निर्णय, ठीक है। मतलब सिद्धांत उसे कहते हैं जिसे अनेक प्रकार की परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए, वह सिद्धांत है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन हो गई। उसके बाद आपको सिद्धांत के भेद लिखने हैं। तो भेद में आपको जो है इसके 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं, ठीक है। सर्वतंत्र, परितंत्र और अधिकरण और अभ्युपगम। नंबर 1 सर्वतंत्र, ठीक है, फिर परितंत्र, अधिकरण, अधिकरण हो गया, ठीक है। और चौथा क्या है, अभ्युपगम, ठीक है। एक मिनट, अभ्युपगम, ठीक है। तो ये 4 भेद हो गए इसके। उसके बाद में इसको डिस्क्राइब करना है 2-2, 3-3 लाइन में, ठीक है। जैसे कि इसकी डिफिनेशन लिख देना है। सिद्धांत मतलब सर्वतंत्र किसे कहते हैं, सर्वतंत्र उसे कहते हैं मतलब ऐसा सिद्धांत जिसे सभी लोग सहमत हों, ठीक है, जिसे ऐसा सिद्धांत मतलब जिसे सर्वसम्मति से हो, ठीक है, उसे सर्वतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो सर्वतंत्र में सभी सहमत हों, और परितंत्र में मतलब कोई सब लोग भिन्न भिन्न माने हों। जैसे किसी ने रसों की संख्या 8 मानी है तो किसी ने रसों की संख्या जो है, किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है, ठीक है। किसी ने रसों की संख्या 6 मानी तो किसी ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो ये परितंत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद अधिकरण जो है, अधिकरण में ये बताया गया है जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाए उसी में विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण में प्रस्तुत करना ही अधिकरण कहलाता है। मतलब जैसे कोई बात चल रही है उसी में किसी दूसरे बात को भी ऐड करके मान लिया जाए, ठीक है, उसे अधिकरण कहते हैं। और अभ्युपगम उसे कहते हैं जैसे यदि किसी अप्रमाणित, अप्रचितित, अनुपदिष्ट एवं अहेतुक बात को वैध गण वाद विवाद के समय मान लेते हैं, ठीक है, जैसे उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे और कभी द्रव्य को मतलब जो है प्रधान मानकर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है अभ्युपगम सिद्धांत हो गया तुम्हारा, ठीक। तो इसके 4 भेद हो गए और इसे ऐसे है आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद देखते हैं जो इसमें 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद एक सर्वतंत्र मौलिक दर्शन है, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 37 पे मिल जाएगा, जो आपका दर्शन वाला टॉपिक है उसमें लास्ट में दिया गया है, ठीक है। आपको बता दे रहे हैं क्या कैसे कैसे क्या लिखना है। इसमें आपको यही लिखना है आयुर्वेद, जो ये 22 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, तो इसमें आपको यही लिखना है कि जैसे कोई दर्शन शास्त्र पर आधारित इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है कि दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो प्रकृति के विविध पदार्थों की विवेचना करता है, ठीक है। यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए विविध प्रमाणों का उपयोग करता है। दर्शन शास्त्र के मुख्य उद्देश्यों में से एक मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपको पेज नंबर 34 पे मिल जाएगा, जो दर्शन वाला चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बस मेजरली अगर देखें तो इसमें 5 जो है पॉइंट दिए गए हैं, वही आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे आयुर्वेद ने भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है, ठीक है, इस प्रकार से जो है, और दर्शन की तरह आयुर्वेद ने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो यही सब आपको बना बना के थोड़ा बहुत लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और 23 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है पंचीकरण सिद्धांत, ठीक है। पंचीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं। तो ये पंचीकरण सिद्धांत वाला जो टॉपिक आपका है ये थोड़ा बहुत जो है आपको चैप्टर फर्स्ट में भी मिलता है, और जो है चैप्टर नंबर 3 जो है आपका उसमें भी मिलता है। तो चैप्टर नंबर 3 में जो आपको पेज नंबर 52 पे पंचीकरण सिद्धांत डायरेक्ट हेडिंग डाल के लिखा गया है,
तो इसको अन्योन अनुप्रवेश भी कहते हैं, अन्योन अनुप्रवेश, ठीक है। और इसको भूतानुप्रवेश भी कहते हैं। जैसे इसका मतलब ये होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है, ठीक है, उसमें उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है और शेष आधा भाग अन्य 4 महाभूतों का होता है, ठीक है, जिससे 1/8 - 1/8 भाग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पंचकरण सिद्धांत होता है, कहलाता है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, बस केवल एक चार्ट बनाया गया है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। तो इसी तरफ से थोड़ा बहुत जो कर्म जो है उसको अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो ये पेज नंबर 52 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है गुरुवादी गुणों की रोग निदान यानी डायग्नोसिस एवं चिकित्सा में उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, गुरुवादी गुणों की संख्या 20 होती है, ठीक है। तो ये आपको जो गुण विज्ञान वाला टॉपिक है तो उसमें जो है दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर समथिंग 74-75 के आसपास आप लोग जब देखेंगे उसमें तो उसका जो है डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले लिखना है कि गुणों की संख्या कितनी होती है। तो गुरुवादी गुणों की संख्या 20 होती है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके 10 मेन होते हैं और 10 उसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनकी संख्या 20 होती है। जैसे गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, सुलक्षण, खर, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके जो अपोजिट होते हैं शांत, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिच्छल, ठीक है। तो इसमें आपको जो एक श्लोक दिया गया है जो गुरुवादी गुण वाला है उसको आप लिख देंगे। उसके बाद इसके डायग्नोसिस के बारे में लिख देंगे कि जो है गुरु का प्रयोग कहाँ करेंगे, लघु का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। अगर गुरुजन व्याधि है तो उसमें लघु का प्रयोग करेंगे, अगर लघुजन व्याधि है तो उसमें गुरु पदार्थ का सेवन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना है, ठीक। तो 24 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। और इसमें यदि आपको याद नहीं हो रहा है ये जो है तो उसमें जो आप श्लोक जब याद करेंगे तो उसमें आसानी से याद हो जाएगा। जो श्लोक दिया है गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सान्द्र मृदुर स्थरा गुणा सूक्ष्म विशदा विसंत सविपर्या, ठीक है। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, आपको अष्टांग हृदय में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है आध्यात्मिक कर्म तथा स्वास्थ्य रोगोत्पत्ति में इनकी कारणता, ठीक है। तो ये आपको जो कर्म वाला चैप्टर है तो उसी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, आध्यात्मिक कर्म के बारे में, ठीक है। तो उसमें आपको पेज नंबर 105 जब खोलेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। एक मिनट में बता दे रहा हूँ कि क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जो आप लोग पेज नंबर 105 खोलेंगे, ठीक है, तो आध्यात्मिक कर्म के बारे में इसमें लिखा, मतलब हेडिंग है कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो एक इसमें श्लोक दिया है चरक का श्लोक ही है, इत्युक्तम कारणम, ठीक है। चरक सूत्र 1/53 जो है वहाँ से ले गए। तो इसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाज आते हैं जैसे, ठीक है। तो इसमें कर्म जगत का कारण है, पहले तो ये हेडिंग डालनी है आपको। उसके बाद लिखा गया है कि सामान्य आदिच्छा पदार्थ के सभी कार्यों के कारण है, कर्म का कार्य है, द्रव्य का संयोग है और विभाग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है वहाँ पे देख के, ठीक है। उसके बाद में जो है इसका लिखने के बाद में गुण के कर्म और साधर्म, गुण के जो है गुण और कर्म में साधर्म और वैधर्म वाला जो हेडिंग दी गई है उसको आप लोग लिख देंगे तो इतना इनफ हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है, बस केवल आपको 2 पेज भरने रहते हैं। तो आई थिंक इतने में ही आपका जो है 2 पेज हो जाएगा, ठीक है। तो 25 वाला हो गया पेज नंबर 105 पे, ठीक। विशेष लक्षण एवं भेद, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, तो ये 26 नंबर वाला जो क्वेश्चन है तो इसमें आपको विशेष के भेद के बारे में लिखना है। जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, जैसे द्रव्य गुण कर्म और विशेष, ठीक है, जो चरक के अनुसार माने गए हैं, जो पेज नंबर 115 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें है विशेष के भेद के बारे में, जैसे द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष, ठीक है। तो जो चरक ने माने वही आपको लिखने हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग चरक का ही प्रेफर करते हैं लिखते वक्त, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, देखते हैं। 27 में पूछ रहा है अभाव के पदार्थयत्व को मानने
एवं न मानने में तर्क। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? जब ये लोग पहली बार हम लोग देखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से मिला लिया गया है। लेकिन इसमें अभाव के पदार्थत्व को मानने वाले, तो ये जस्ट यहाँ से हम लोग देख लेंगे तुरंत कि ये अभाव चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, 27 नंबर का जो है, तो ये आपको पेज नंबर 127 पे मिलेगा। ठीक है, 1 to 7, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन अगर देखिए तो एटलीस्ट हर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, कि आप लोग हल्के में लेके छोड़ दें कि हाँ इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इससे 5 नंबर का, 5-6 नंबर का कम से कम क्वेश्चन तो आता ही है। कम से कम एक एमसीक्यू, 1-2 एमसीक्यू आ जाते हैं इससे, और एक 60 में आ जाता है। 60 में नहीं आता तो लेकिन लॉन्ग में भी आ जाता है। अगर देखा जाए तो पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करने के लिए आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है मेन टॉपिक, जैसे संसर्गा भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। तो इस प्रकार से जो है आपको पूछ लेता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। यही जो अभी बताया, जिसे संसर्गा भाव, न्योना भाव, तो इन्हीं सबसे मिला के आपका मेन एमसीक्यू भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, त्रिगुण। त्रिगुण किसे कहते हैं? ठीक है, त्रिगुण किसे कहते हैं? त्रिगुण में तुम्हारा आ जाएगा सत्व, रज और तम के बारे में लिखना है, जो कि पेज नंबर 19 पे मिल जाएगा आपको। ये आई थिंक दर्शन वाले चैप्टर का ही है। ठीक है, तो जब आप लोग पेज नंबर 19 खोलेंगे तो उसमें जो है ऊपर ही लिखा हुआ है त्रिगुण का वर्णन। ठीक है, तो इसमें आपको सांख्य दर्शन ने माने हैं त्रिगुण को। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है। ये त्रिगुण है सत्व, रज और तम। सत्वगुण प्रीति को दर्शाता है, रजगुण अप्रीति यानी तम को दर्शाता है। ठीक है, विसत को दर्शाता है, यानी तीनों गुण एक दूसरे के अभिभाव होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, बस यही सब लिखना है। थोड़ा एक बार अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो हाँ जो है आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है सत्व, रज और तम के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है, ये लेक्यू का है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें दर्शन का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख सिद्धांतों, वादों एवं विषय वस्तु का विस्तार से वर्णन करिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये थोड़ा कंट्राडिक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है दर्शन का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख सिद्धांतों। तो जब दर्शन का आप वर्गीकरण करेंगे तो सब में सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जैसे सत्यकारवाद हो गया तुम्हारा, असत्यकारवाद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो आप सबका तो नहीं ना लिख सकते हैं ना। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके जो बुक में जो चार्ट दिया गया होगा, ठीक है, लास्ट में भी दिया गया है और चैप्टर के बीच में भी दिया गया है। जब चैप्टर दर्शन वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो याद है आपको तो समझो आपको पूरा दर्शन वाला चैप्टर तैयार है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना यह होगा कि पहले जो उसमें जो तालिका दी गई हुई है, ठीक है, पहले आप लोग उसको देखें। ठीक है, पहले वर्गीकरण हेडिंग डालेंगे। ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है, दर्शन का वर्गीकरण। ठीक, उसके बाद में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक, जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ लिखेंगे आस्तिक दर्शन, ठीक, और दूसरी तरफ लिखेंगे नास्तिक। ठीक, तो ये हो गया। और आस्तिक दर्शन जब लिखेंगे, एक मिनट, आस्तिक दर्शन जब लिखेंगे तो फिर इसमें लिखेंगे सांख्य दर्शन। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे दर्शन के नाम कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे आप आस्तिक दर्शन में कितने माने हैं, आस्तिक दर्शन में 6 माने हैं। कौन कौन से 6, कौन कौन से माने हैं? इसमें माने हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर इसके बाद में आपको परिवर्तक लिख देने हैं। ठीक है, अलग से हेडिंग पहले ये लिख दिए, फिर एक हेडिंग उठाएंगे। पेज भरने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे पेज भरेंगे आप।
सांख्य दर्शन हो गया। सांख्य दर्शन में फिर प्रवर्तक लिखेंगे, ठीक है। प्रवर्तक में कपिल मुनि है इसके बाद, और फिर इसके प्रमुख सिद्धांत जो हैं, तो इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं सत्यकारवाद और परिमाणवाद, ठीक है। तो ये हो गया सांख्य दर्शन। उसके बाद प्रमाण, प्रमाण हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। प्रमाण के बाद हेडिंग डालेंगे, इसमें फिर प्रत्यक्ष अनुमान शब्द लिखेंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं कि लाइन से लिखना है, ठीक है। एक मिनट में लिख के बता दे रहा हूँ। प्रमाण, अनुमान और शब्द, जब इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आपकी जो एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई, तीन लाइन हो गई, तो ये आपको जो है लाइन भर जाएगी, ठीक है। उसके बाद से फिर आपको क्या करना है, फिर एक हेडिंग डालेंगे पर्याय, ठीक। क्या हेडिंग डालेंगे, पर्याय हो गया। पर्याय में क्या हो गया तुम्हारा, निरीश्वर दर्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है लिखना है, तो इसी प्रकार से आपको सभी का लिखना है, ठीक है। तो जब ये 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपको नास्तिक दर्शन लिखना है। तो सेम ऐसे ही नास्तिक दर्शन के बारे में लिखना है, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले आपको दर्शन का वर्गीकरण लिख के हेडिंग हेडिंग डालनी है। फिर जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक। फिर एक तरफ आस्तिक दर्शन हो जाएगा, दूसरा नास्तिक दर्शन हो जाएगा, मतलब ईश्वर को मानने वाले आस्तिक दर्शन, ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक दर्शन, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद में फिर सांख्य दर्शन डालेंगे। सांख्य दर्शन के बाद में आपको कपिल मुनि लिखना है, प्रवर्तक हेडिंग डाल के कपिल मुनि लिखना है। फिर प्रमुख सिद्धांत डाल के सायवाद और परिमाणवाद लिखना है, सत्यकारवाद और परिमाणवाद लिखना है, ठीक है। और परिमाण और सत्यकारवाद में अगर आपको कुछ याद आता है, ठीक है, तो लिख दें तो ज़्यादा सही है, अगर नहीं आता है तो एज इट इज़ छोड़ दें उसको, ठीक। फिर प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमान शब्द लिखेंगे, ठीक है। फिर पर्याय नरीश्वर दर्शन लिखेंगे। प्रत्यक्ष में आपको अगर कुछ पता है, अनुमान में कुछ पता है, तो अनुमान में या शब्द से। प्रमाण मतलब उसे कहते हैं जैसे जब रोगी की चिकित्सा की जाती है तो प्रत्यक्ष रूप से देख के, या फिर अनुमान में अनुमान लगाकर चिकित्सा की जाती है, और शब्द में मतलब रोगी से जो है क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, प्रश्न करके। तो प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख के, अनुमान का मतलब अनुमान लगाकर, शब्द का मतलब रोगी से प्रश्न पूछ के, और निरीश्वर प्रयास को निरीश्वर दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो इसमें आपको 4 पेज बहुत ईजिली भर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो जब आप लोग जो है 1-2 बार इसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे बताया, ठीक है। फिर उसके बाद भी फिर आप लोग नास्तिक दर्शन डालेंगे, ठीक। नास्तिक दर्शन डालने के बाद में भी ऐसे चारवाक दर्शन लिखना है, ऐसे जैसे ऊपर से हम बताया वैसे ही आपको नीचे वाले में भी लिखना है, ठीक। तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। फिर 30 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि आत्मा के लक्षण, भेद तथा प्रकारों का वर्णन करते हुए आयुर्वेद में इसके महत्व एवं उपयोगिता का विस्तार से वर्णन करिए। तो इसमें देखिए आपको कितने क्वेश्चन होंगे। आत्मा के लक्षण लिखने हैं, भेद, प्रकार, ठीक है, फिर महत्व, फिर एवं उपयोगिता, ठीक है। तो कितने हो गए, कम से कम 5 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग हेडिंग डाल के लिखना है, ठीक है। तो इसमें बताते हैं आपको कैसे क्या लिखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको द्रव्य विज्ञानी में मिल जाएगा, पेज नंबर 59 या 60 के आसपास में दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको परिभाषा लिखकर, और फिर इसमें जो है इसमें परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद में व्युत्पत्ति, पर्याय, आत्मा के भेद लिखने के बाद में फिर लक्षण, गुण तथा स्थान, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है जो अगर याद आता है तो, ठीक। तो ये वाला हो गया। और 31 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि सार्थ गुरुवादयो बुद्धि प्रसन्न अंतः परादया गुणा प्रोक्ता, ठीक है। उक्त श्लोक का व्याख्या स्पष्ट करते हुए परादिक गुण की आयुर्वेद में उपयोगिता का वर्णन करिए, ठीक।
तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है ये कि जब आप लोग पेज नंबर 74 खोलेंगे बुक में, तो उसमें चरक संहिता के अनुसार गुणों की संख्या की एक हेडिंग डाली गई है। ठीक है, वहाँ पे ये आपको श्लोक मिल जाएगा। उसमें बताया गया है कि जो है चरक संहिता ने कुल 41 गुण माने हैं, सार्थक गुण 5 होते हैं, गुरु आदि जैसे सार्थक गुण 5 होते हैं, ठीक, गुरु आदि गुण 20 होते हैं, ठीक, और आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक, और परादि गुण, एक मिनट, परादि गुण 10 होते हैं। अब आप टोटल काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि चरक संहिता ने 41 माने हैं, सार्था 5 होते हैं, गुरु आदि 20 होते हैं, आध्यात्मिक 6 होते हैं, परादि 10 होते हैं, तो टोटल हो गया 41। ठीक, तो 41 हो गया। अगर आपको याद आता है, ठीक, तो आप सारे जो है गुणों का नाम लिख दें। अगर नहीं याद आता है तो एज इट इज छोड़ के आप जो है परादि गुण हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इसमें 10 होते हैं। ठीक है, 10 कौन कौन से होते हैं, तो इसमें तो आपको ज़रूर ही लिखना है। ठीक, क्योंकि परादि गुण आपसे क्लियरली पूछा गया कि आपको परादि गुण का वर्णन करना है। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है पर अपर युक्ति पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण और संस्कार अभ्यास। ठीक, तो एक इसकी ट्रिक है, अगर आप लोग हो सकता है आप लोगों को पता हो। पर अपर ने मिलकर युक्ति बनाई, संख्या का संयोग हुआ, फिर विभाग होकर पृथकत्व हो गए, परिमाण ये हुआ कि इन दोनों में संस्कार और अभ्यास की कमी थी। ठीक, पर अपर ने मिलकर युक्ति बनाई, संख्या का संयोग हुआ, विभाग होकर पृथकत्व हो गए, परिमाण ये मिला कि ये इन दोनों में संस्कार और अभ्यास की कमी थी। तो इस प्रकार से जो है आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में आपको परादि गुण के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, कि पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग के बारे में लिखना है कि इसके जो है चिकित्सीय महत्व क्या है। ठीक है, पर का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि मैं एक आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। ठीक, जैसे पर का तुम्हारा होता है परत्वम प्रधानत्वम, पर का अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ, अपरत्व का मतलब होता है अप्रधान या कनिष्ठ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसका फिर चिकित्सीय महत्व के बारे में लिख देना है। उदाहरण आपको याद आते हैं तो उदाहरण लिख देना है। ठीक है, एक दो उदाहरण, एक कम से कम एक उदाहरण तो एटलीस्ट याद करना ही चाहिए। ठीक है, लिखने के लिए ये आपको पेज नंबर 92 पे मिल जाएगा जब आप लोग वहाँ देखेंगे पदार्थ विज्ञान वाली बुक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 31 नंबर का। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है, सामान्य एवं विशेष के संदर्भ में आयुर्वेदिक एवं दार्शनिक पक्ष रखते हुए रोग निदान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को महत्व के प्रतिपादित करिए। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना यह है कि जब आप लोग पेज नंबर 118 खोलेंगे, ठीक, तो इसमें हेडिंग दी गई है सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में उपयोगिता। ठीक, तो इसमें आपको एक श्लोक दिया हुआ है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। ठीक है, मतलब धातुओं की विषमता को विकार कहा गया है। ठीक, धातुओं का बढ़ना या घटना विषमता कहलाता है। बढ़े हुए या घटे हुए धातुओं को साम्य अवस्था में लेकर आना, ठीक, लेकर आने के समान विशेष सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो गया। फिर इसके चिकित्सा में उपयोगिता लिख देना है। उसके बाद में सामान्य और विशेष के साधर्म और वैधर्म। ठीक है, यानी सामान्य विशेष के साधर्म और सामान्य विशेष के वैधर्म, एक टेबल बनी है, उसी को याद कर लेंगे। तो अगर ये इतना ही लिख देते हैं आपको, तो आपको कम से कम 7-8 नंबर तो एटलीस्ट इसमें से मिले जाएगा 10 नंबर में से। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको हेडिंग डाल के उसकी एक श्लोक है उसको लिखना है, चिकित्सा की उपयोगिता लिखना है, पथ्यापथ्य निर्धारण लिखना है।
ठीक है। रोगनिदान में उपयोगिता उसका लिखना है, फिर उसमें साधर्म और वैधर्म लिख देना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक, तो इतने में ही आपको कम से कम 3 पेज हो जाएगा, और 3 से 4 पेज ही 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो रहता है उसको 3 से 4 पेज में ही लिखना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा पेपर देखेंगे, जो क्रिया शरीर रहेगा, या फिर जो है एनाटॉमी का ही रहेगा, या फिर संहिता का हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा हल करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा इसको और बताइएगा कि कैसे लगा आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना जो है रिव्यू दे सकते हैं। अगर कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।